वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज इस टॉपिक पर हम बात करने चाह रहे हैं। काफ़ी सेंसिटिव इशू है, हैरेसमेंट का भी इसमें आप कह सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पर भी बात कर सकते हैं। तो ख़वातीन जो हैं वो मुआशरे का एक अहम हिस्सा हैं और इन्हीं के दम से हर घर में खुशियों के और तक़द्दुस के रंग हैं। ये माँ, बहन, बीवी, बेटी जैसे खूबसूरत रिश्तों से जुड़ी वो हस्ती है जो अपने प्यार, सब्र और बर्दाश्त से ज़िंदगी गुजारने का ढंग तो सिखाती है, लेकिन जब यही औरत अपने ख्वाबों को अपनी ही आंखों के सामने मलियामेट होता देखती है तो सिर्फ इसके ख्वाब नहीं टूटते बल्कि वो खुद भी टूटने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। औरत तेरे रूप हजार किस को बतलाऊं मैं, जहां मैं देखूं तू ही तू है और किसे दिखलाऊं मैं। ये जो औरत एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो जब चुप रहती है लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है। वो मुस्कुराती भी है मगर अंदर से बिखर रही होती है, टूट रही होती है, कहीं ना कहीं खुद को समेट रही होती है। रोज़ जीती है और रोज़ मरने लगती है, बस कोई देख नहीं पाता क्योंकि घर जिसे उसकी पनाहगाह होना चाहिए था वही उसके लिए कैद बन जाता है। बिल्कुल, जहां अल्फाज नहीं चलते सिर्फ हाथ उठते हैं, ऐसे घरेलू तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी ज़ख्म नहीं देता बल्कि दिलो दिमाग के अंदर भी गहरे नकूश छोड़ जाता है। ये वो दर्द है जो छुपता है मगर कभी ख़त्म नहीं होता। औरत की इज़्ज़त, इसकी आज़ादी और इसके ख्वाब सब पामाल होकर रह जाते हैं और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ समाजी रहनुमा हैं, बड़ा काम कर रही होती हैं, ख़वातीन के हवाले से हमेशा आवाज़ उठाती हैं। फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। फरजाना साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम फरजाना साहिबा। फरजाना साहिबा, ख़वातीन पर जो घरेलू तशद्दुद है उसकी क्या बुनियादी वजूहात आप देख रही हैं? देखिए, सबसे बुनियादी वजह तो यही है, जिस तरह आपने भी कहा ना कि औरत के बहुत से रूप होते हैं। वो बहुत से जो उसके रूप है जो समाज एक्सेप्ट करता है, उसकी माँ की मतलब जो उसकी माँ की हैसियत, बहन की, बीवी की, बेटी की, लेकिन जो वो एक्सेप्ट नहीं करता ना, वो उसकी अपनी ज़ात है, अपनी शख्सियत है, अपना होना है, अपना इख्तियार है। तो जो बुनियादी वजह है, देखिए वजूहात तो बहुत सी हो सकती हैं जो कि वायलेंस को ट्रिगर करती हैं, लेकिन जो बुनियादी वजह है वो औरत की माशरे के अंदर, समाज के अंदर उसकी जो एक कमतर हैसियत है, समाजी हवाले से, माशी हवाले से, सियासी हवाले से, हर हवाले से। अगर आप देखें कि वो मुख्तलिफ जब रिश्तों में, चाहे वो बीवी के रूप में है, चाहे वो एम्प्लॉई के रूप में है, अक्सर हम ये देखते हैं कि औरत की जो हैसियत है वो एक मर्दों के मुकाबले में जो है वो कमतर, या उसको कहना चाहिए कि सबऑर्डिनेट हैसियत होती है, तो जो उसको वल्नरेबल बनाती है। तो जो औरत और मर्द के सिनफी रिश्तों के अंदर जो ये सिनफी नाबराबरी है, जो कि एक पितरशाही समाज का खासा है, उस नाबराबरी की वजह से औरत जो है वो वल्नरेबल हो जाती है। अब देखिए कि वल्नरेबिलिटी ये नहीं है, बाज़ औक़ात जो पढ़ी लिखी औरतें हैं जो माशी तौर पे भी बाख्तियार होती हैं, लेकिन वो ज़हनी तौर पे अगर वो सिनफी शोर नहीं रखती तब भी वो वल्नरेबल हो जाती है। यानी कि घर के अंदर अगर मर्द उनके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है या घरेलू तशद्दुद हो रहा है, लेकिन अगर वो औरत जो है सिनफी शोर नहीं रखती तो उसको ये लगता है कि ये तो हमारा प्राइवेट मैटर है, इसको हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, घर से बाहर बात नहीं जानी चाहिए। माँ बाप भी ये कह के भेजते हैं कि जी आपको शादी कर दी आपकी, अब आपका जनाजा यहाँ से वापस आना चाहिए। तो औरत ने भी वो सब कुछ अपने अंदर इंटरनलाइज किया होता है, वो उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। इसकी वजह से वो मारे भी खाती है, वो सहती है, क्योंकि उसको माशरे का प्रेशर होता है कि अगर मैं डिवोर्स लूंगी तो मुझे ही बुरा समझा जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है विक्टिम ब्लेमिंग जो है हमारे समाज में कितनी आम है। तो वजूहात तो ये है, बहुत सी हो सकती हैं, जो कि जब कोई इंसिडेंट होता है तशद्दुद का, चाहे वो घरेलू तशद्दुद है, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट है, उसका जो अपना एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन जो आपने पूछा रूट कॉज यही है, जब तक सिनफी नाबराबरी रही। ये जो आपने एक लफ्ज यूज किया घरेलू तशद्दुद, फरजाना साहिबा, घरेलू तशद्दुद, ये औरत के आसाब पर कैसे हावी हो जाता है, कैसे उसको मफलूज कर देता है, जो स्पेसिफिकली घरेलू तशद्दुद है, घर से जो शुरू होता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही बात होती है कि ये वो तशद्दुद की शक्ल है जिसका अपनी तरफ इशारा किया, इसको तो कोई तस्लीम ही नहीं करता। आप देखिए ना, हमारे हेल्थ सिस्टम में मेंटल हेल्थ के हवाले से अगर आप बजट एलोकेशंस देखें जो हम अपने हेल्थ सेक्टर में करते हैं,
तो जो एक जिस्मानी तकालीफ है उसके लिए तो बजट एलोकेट होता है, लेकिन जो मेंटल इलनेसेस हैं जिसमें औरत ज्यादा, पाकिस्तान की औरत ज्यादा सफर करती है, उसको डिप्रेशन, उसके प्रॉब्लम्स मेंटल हवाले से, तो जो हमारे यहाँ ये जो ज़हनी तशद्दुद है ना, इसको आप तशद्दुद भी नहीं तस्लीम करते, जिसमें अगर दाएं हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी वजह से औरतें अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहती हैं, उनके बहुत सारे ज़हनी तनाव का वो शिकार रहती हैं, जिसका फिर असर उनकी जिस्मानी सेहत के ऊपर भी पड़ता है। तो ये मैं बात कहना चाह रही थी आपसे कि देखें इस वक्त ओवरऑल अगर पाकिस्तान जो है, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, उसमें अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से वो सेकंड लास्ट होता है, थर्ड लास्ट होता है, इस दफा सबसे आखिर में उसको दिखाया गया है कि दुनिया में जो औरतें हैं उनके लिए पाकिस्तान का जो समाज है, जो यहाँ का माहौल है, जहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है, वो औरतों के लिए कम से कम होती जा रही हैं। और वो जो समाजी रवैये हैं जो कि दुनिया में बहुत हद तक बदल रहे हैं, मतलब सिंफी बराबरी तो दुनिया में कहीं भी नहीं है, पिदरशाही जो है, वो पेट्रियार्की जो है, वो ग्लोबल फिनोमिना है, लेकिन उसकी शक्लें बदल रही हैं। मतलब लेकिन हमारे यहाँ जो पिदरशाही की शक्लें हैं वो बहुत पुरतशद्दुद हैं, वो बहुत फ्यूडल इन नेचर है, बहुत ट्राइबल इन नेचर है, जिसकी वजह से औरतों की जिंदगी के ऊपर जो इख्तियार है खानदान का, मर्द का, वो इतना ज्यादा है कि वो उसको आगे बढ़ने नहीं, उससे वो आगे नहीं बढ़ने देता। और वायलेंस जो है वो उसकी एक ऐसी शक्ल है, ऐसा हथियार है जिसकी वजह से आप औरतों को जो उनका जो एक सबऑर्डिनेट स्टेटस है, जो उनका एक कमतर दर्जे का, दूसरे दर्जे का शहरी होने का जो एक मजाज है, स्टेटस है, वो कायम है, वो उसको कायम रखता है। जैसे मिसाल के तौर पे काम की जगहों पे सेक्सुअल हैरासमेंट की वजह से बहुत सारी औरतें जो है वो घरों से नहीं निकलती, वो प्रेफर करती हैं कि घर में ही बैठ के काम कर लिया जाए। अगर उनको काम करना है या कोई मजबूरी है, आप देखें पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद में जाए, घर घर में औरत बैठ के लेकिन फरजाना बारी साहिबा, अगर इसी चीज़ की बात की जाए, सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो अगर वो इसको जो ख़वातीन हैं वो फेस करते हुए अगर अपना वो काम कर रही हैं, तो किसी और सूरत में फिर उनसे बदला लिया जाता है कि अगर वो सब ऑर्डिनेट, जैसे अगर वो सबमिसिव नहीं है, अगर वो बात नहीं मान रही हैं अपने अफसरान की, तो फिर उनको किसी और तरह से तंग किया जाता है, किसी और तरह से मेंटल टॉर्चर देकर उनको फिर उनको एग्री किया जाता है। बिल्कुल सही कहेंगे कि जहाँ वो बात मानते भी वहां पे भी अगर आदमी का जो है, अगर आप मूड अच्छा नहीं है घर के अंदर खास तौर पे, क्योंकि आप देखें ना कि शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो है ही ऐसा कि जब आप उसमें एंटर होते हैं तो उसमें औरत जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे एंटर होती है कि उसने शौहर की खिदमत करनी है, शौहर के माँ बाप की खिदमत करनी है, बच्चों की खिदमत करनी है, और मर्द उसका प्रोवाइडर होगा, वो उसका एक तरह मजाजी खुदा है, वो उसका। तो आई थिंक उस कॉन्सेप्ट में मर्द समझते हैं कि ये औरत जो मेरी जिंदगी में दाखिल हुई है, ये अब मेरी कोई एक तरह से गुलाम है या मेरी मतलब इसकी जिंदगी पे मेरा इख्तियार है। वो इख्तियार उसको आपका समाज भी देता है, आपके समाजी रवैये भी देते हैं। और बाज़ औक़ात आप देखें कि जो मजहबी हवाले से जो ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव लोग हैं, मुल्ला हजरात हैं, जो कि इस्लाम में तो औरत को बहुत स्टेटस उसका इक्वल किया है, लेकिन पाकिस्तान में मुल्ला हजरात जैसे हैं, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में देख लीजिए, जो कहते हैं कि हाँ मर्द को इख्तियार है, वो छड़ी के साथ तो औरत को मार सकता है। जी, तो वो कुरान की हिकायात से जो है ना अपनी इस चीज को मतलब बावर करने की कोशिश करते हैं कि इतना तो कर सकते हैं, लेकिन जब वो वायलेंस पर आते हैं तो वो इतना नहीं, इससे बहुत ज्यादा करते हैं। फिर नील तक के हमने देखे हैं ख़वातीन के चेहरों पर, और इस तरह की बहुत सारी हमने सोशल मीडिया पर वीडियोस भी देखी हैं कि फिर वो काफ़ी बात हद तक बढ़ चुकी होती है। तो वायलेंस की वो कौन सी फॉर्म है कि जैसे ही मर्द का हाथ उठे तो उसी वक्त उसको रोक देना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपना घर बसाने की खातिर मजीद पिटती रहे और एक वक्त ऐसा आए कि फिर वो डिफेंड करने के लायक ना रहे खुद को। लेकिन वायलेंस की वो शक्ल जिसके अंदर मर्द सबसे पहले औरत की इज्जत नहीं करता और उस पर गाली गलौज से शुरू करता है, फिजिकल, जिस तरह आपने कहा था ना कि मेंटल वायलेंस। तो अगर रिश्ते में
उस स्टेज पे ही वो चीज जो है, जो कि एक सिनफी नाबराबरी की वजह से आती है कि मैं समझता है कि मैं इस औरत की बेइज्जती कर सकता हूँ, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसको मैं गाली गलौज कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं ऊंची आवाज से, जो मर्द एक औरत से के साथ ऊंची आवाज से घर में बात कर सकता है, वो कल को उसको थप्पड़ भी मार सकता है। अब जो बंदा जो है वो थप्पड़ मारेगा, इसका मतलब है कि वो बंदा, उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो उस औरत को कत्ल भी कर सकता है। जिसको देखे थप्पड़ मारने को हम कोई खबर नहीं बनती है कि ना ही आपने कभी रिपोर्ट किया होगा कि अच्छा घर में मर्द जो है वो औरत को ठुड्डे मार रहा है या उसको थप्पड़ लगा रहा है, वो खबर नहीं बनती। खबर तब बनती है जब उसने उसकी टांग तोड़ दी या उसको आग लगा दी या उसको कत्ल कर दिया। क्योंकि बात ये होता है कि वायलेंस का ये एक साइकोलॉजिकल चीज है कि वो अगर आप शुरू में थप्पड़ लगाते हैं, अगर वो कोई बर्दाश्त करता है, अगली दफा आप उसको मुक्का मारेंगे, वो ये बिहेवियर के वो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, उसमें इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। ये वो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जिनको आपने बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से कहा कि जो रिपोर्ट नहीं होते। खासतौर पर अगर मैं अंदरूनी इलाकों की बात करूं फरजाना साहब, तो कुछ तेजाब गर्दी के वाकयात हैं, कभी आग से जला दिया जाता है, कभी जो है वो ऐसी अजियत में डाल दिया जाता है, इतना मारा पीटा जाता है कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहती। लेकिन बहुत सारी एनजीओज भी हैं, बहुत सारे इदारे भी हैं कि हम देखते हैं कि पोश इलाकों में, कराची की सड़कों पे, लाहौर की सड़कों पे, इस्लामाबाद की सड़कों पर इतनी आवाज़ें निकाली जाती हैं एनजीओज की जानिब से कि चीख चीख के हर घर में आवाज़ जारी होती है कि हम औरत के साथ हैं, औरत के हुकूक की जो पामाली हो रही है उस पर भी आवाज़ उठाते हैं। व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी इन इलाकों के अंदर, तो फिर हुकूमती सतह पर भी किस तरह से रोकथाम हो सकती है, या फिर एनजीओ सेक्टर की सतह पर भी किस तरह से रोकथाम हो सकती है, या हो रही है, या सिर्फ किताबी बातें? जी बिल्कुल, इसी के हवाले से मैं भी ये ऐड करना चाहूंगी, कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई ऐसा टोल फ्री नंबर जहां पर खवातीन कॉल करके फौरन रिपोर्ट दर्ज करवा सकें? जी देखिए, एक तो ये जो आपने बात की है ना कि ये कोई मामला जो है ये एनजीओज का या आप और मेरे से हल होने वाला नहीं है। उसकी वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान में औरतें जो है वो 49% आबादी का हिस्सा है, यानी कि तकरीबन 12 करोड़। ठीक है। गवर्नमेंट का अपना जो फिगर है, अगर आप देखें कि जो हाउस होल्ड सर्वे है, वो कहते हैं कि हर तीसरी औरत, और ये किसी एनजीओ का या किसी उसकी फिगर नहीं है, ये गवर्नमेंट का अपना ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो अपना फिगर है, वो कहते हैं हर तीसरी औरत पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद का शिकार है। ठीक है। अब इतने बड़े पैमाने पे अगर आप देखें तो इस मामले को तो नेशनल लेवल के ऊपर एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके उसके ऊपर कोई नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए कि औरतों की प्रोटेक्शन के लिए। जो आपने पूछा कि हॉटलाइंस, अब हॉटलाइंस अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में ये जो नेशनल कमीशन स्टेटस ऑफ विमेन है, इन्होंने बनाई हुई है, और अभी वुमेन प्रोटेक्शन पुलिस के सेल में, लेकिन ये 1 या 2 या 3 हॉटलाइन से ये जो पाकिस्तान का वो फिनोमेना, और खास तौर पे आप देखें कि वो खवातीन जो शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में या दही इलाकों में रहती हैं या कोहिस्तान जैसे फाफलंग एरिया में रहती हैं, उनका तो कोई एक्सेस नहीं है कि वो किसी को अप्रोच और दूसरा ये अप्रोच कर सके। रियासत जो है, आप देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप शेल्टर होम देखें, देखिए औरतें घरों से नहीं निकलती, मारे खाती रहती हैं, वहीं इतना हो जाता है कि वही आपकी वाली बात के उनकी हड्डियां तोड़ देते हैं। वो औरत तब घर से निकलती है मजबूर होकर जब उसको लगता है कि अब शायद मेरी जिंदगी को खतरा है, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलती है तो ना तो उसके पास घर जाने के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम, ना फैमिली सपोर्ट कर रही होती है। और रियासती सतह पे आप देखें कि जो हमारे शेल्टर होम्स हैं, दारुल अमान जिसको आप कहते हैं, वो ना होने के बराबर है पूरे पाकिस्तान में। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखें तो 20 से ज्यादा आपको शेल्टर होम्स नहीं नजर आते, जिनको वो कहते हैं कि जी ये प्रोटेक्शन सेल है, वहां पे लीगल एड वगैरह वो देते हैं, लेकिन रिहाइश जो है वो नहीं होती। और जाहिर है कि जो एनजीओ सेक्टर है उसके अंदर जैसे ईदी होम्स है या कुछ एनजीओज हैं, लेकिन क्योंकि ये शेल्टर होम चलाना जो है ये बिल्कुल एनजीओज के लिए एक सस्टेनेबल नहीं है। वो तो डोनर उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके डोनर डिपेंडेंट होते हैं। अगर उनको फंड आ जाए तो वो कोई चीज दिला लेते हैं, अगर फंड नहीं आता तो एनजीओज कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगी कि वो बचता है यहाँ पे। फरजाना बारी साहिबा, आप समाजी रहनुमा हैं, आप फिर से हमें एक दफ़ा बता दें कि वो तमाम ख़वातीन चाहे वो शहर में हो, चलें आपने कहा है कि फार फ्लंग एरियाज़ हो गए, देहात, वहाँ पर नहीं एक्सेस होगा,
लेकिन शहर में कौन सी ऐसी हेल्पलाइन नंबर है, कोई ऐसी NGOs की तरफ से कोई ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर फौरी तौर पर ख़वातीन अगर जो तशद्दुद का शिकार हो रही हैं वो इमरजेंसी में फ़ोन करके मुत्तला कर सकती हैं और अपने आप को रेस्क्यू करवा सकती हैं, या फिर वो 15 पर ही कॉल करनी पड़ेगी? नहीं, 15 के लिए नहीं, आप उसको देख सकते हैं। मैं इस वक्त उसको वो नहीं कोट करना चाहती, गलत ना कोट कर दूं, लेकिन इट्स वेरी इजी। आप नेशनल कमीशन स्टेटस ऑफ विमेन जो है, जो पंजाब में भी है, बाकी उसमें भी है, सूबों में भी है, जो आपके कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ विमेन है, उनकी हॉटलाइंस हैं। उसको आप देख लें तो आपको वो हॉटलाइन के नंबर्स जो हैं वो वहां से बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन बात यही है कि वो इतनी, वही बात मैं कर रही थी कि वो 4-5 हॉटलाइंस है, वो भी 24/7 काम नहीं कर रही होती है। आमतौर पे आप देखेंगे अगर आप बहुत रात को कॉल करेंगे तो वो नहीं उठाएंगे। अच्छा, फरजाना साहब, अगर कुछ बच्चियां घर से बाहर निकलती हैं जॉब करने के लिए और खास तौर पर एक टाइम स्केड्यूल है कि उस टाइम से लेट होगी तो बच्चियों को बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, रात की शिफ्ट नहीं कर सकती, लेट नाइट घर नहीं आ सकती, 7-8 बजे तक अगर आ जाती हैं अंधेरे तक तो आ सकती हैं, अदरवाइज अगर 10 बजे तक आ रही हैं तो बहुत मुश्किल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर इस सिनेरियो को देखते हुए इनका कोई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए या फिजिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए, हुकूमती सतह पर कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, सेल्फ डिफेंस का तो बिल्कुल चीज है और करती भी है शहरों तक के हद तक। तो मैं समझती हूँ कि जो जरा पढ़ी लिखी लड़कियां अब हैं, जॉब्स करती हैं, उन्होंने अपने पर्स में कुछ ना कुछ रखा होता है, या उन्होंने ये मर्चों का एक वो मर्चें होती हैं, या वो एक गन्स होती हैं जिसको आप उसके अंदर पानी के अंदर वो मर्चें वगैरह शामिल होती हैं। इस तरह की चीजें तो लड़कियों ने रखी होती हैं। मैं खुद जानती हूँ बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो देर से आती हैं उन्होंने, लेकिन ये कि जो प्रॉपर मुख्तलिफ और तरीकों से सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग्स हैं, आई थिंक वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जहां तक मैं ये आपको बताऊं कि वॉलंटरी बेसिस के ऊपर कुछ अब शहरों के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अगेन वही NGOs टाइप, जो कुछ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स वगैरह करती हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। बट मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ कि बिल्कुल कि आप अपने आप को कैसे मुख्तलिफ सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से बचाया जाए। जब औरतें जो है उनकी मुख्तलिफ तरह की वल्नरेबिलिटी होती है, किस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट जो है ऑन स्ट्रीट, तो किस तरह के वायलेंस का वो शिकार हो सकती है, उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाए और उन सिचुएशन में अपना रद्द-ए-अमल किस तरह से दें, उसके लिए उनको तैयार करना। फरजाना बारी साहिबा, हमारे मुआशरे में भी तो लोग बटे हुए हैं ना, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हो जाते हैं। अब जो खवातीन, घरेलू तशद्दुद का शिकार खवातीन के खिलाफ के फेवर में आवाज़ उठाना चाहें तो उनको फेमिनिस्ट कहा जाता है, या फिर इस तरह से उनको दबाया जाता है कि जिसकी वजह से वो इस मौजू पर बात नहीं कर पाती, और इसी वजह से जो है ये इशू एज इट इज़ रहता है। तो बिल्कुल आपने ये सही बात की, क्योंकि वही बात है कि जो बहुत हमारे यहाँ डोमिनेंट जो सोच है, और किसी हद तक मैं कहूँगी कि रियासती सतह पे भी वो सोच मौजूद है, वो एक बिल्कुल शहाना जो सोच है, जिसको हम कहते हैं पेट्रियार्कल थिंकिंग, जो मेल डोमिनेशन को और उसके प्रिविलेज को एस्टेब्लिश करती है, वो सोच हमारे माशरे में भी डोमिनेट कर रही है। खास तौर पे दिन ब दिन जो कि तालीम की कमी की वजह से, तालीम और तरबियत ना होने की वजह से, माशरे के अंदर जो अखलाकी गिरावट है उनकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है वो दिन ब दिन, जो ज्यादा पेट्रियार्कल माइंडसेट है वो बढ़ रहा है बजाय कम होने के। ठीक है। तो ये खवातीन जो कि बात करती हैं, औरतों के जो राइट्स की बात करेंगी, उसका मतलब ये नहीं होता कि जब हम औरतों के राइट्स की बात कर रहे हैं तो हम मर्दों के राइट्स को छीनने की बात कर रहे हैं। राइट्स जो है वो सबका हक है, और मर्दों के भी राइट्स हैं, और हम सब इंसान हैं, हम सबके अपने अपने राइट्स हैं। लेकिन जब भी औरतों के हकूक की बात करती हैं, सिंफी इंसाफ की बात करती हैं, उनके माशी तौर पे बाख्तियार होने की बात करती हैं, हर तरह के तशद्दुद से उनको प्रोटेक्शन देने की बात करती हैं, तो ये कहा जाता है कि ये तो फेमिनिस्ट है, एंटी मैन है। बिल्कुल सही कह को गाली बना दिया गया है, जबकि औरतें जो हैं, जो फेमिनिस्ट औरतें हैं, वो सिंफी इंसाफ चाहती हैं। सिंफी इंसाफ का ये मतलब हरगिज नहीं है
कि मर्द जो है उन अब औरतों जो मर्दों के पास ताकत है वो औरतों के पास बिल्कुल बिल्कुल दो अलग अलग रास्ते, दोनों को मिक्स नहीं होना चाहिए। बहरहाल फरजाना साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। आलिया सारिम बन्नी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बखैर आफियत हैं आलिया साहब आप? अल्लाह का करम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके शेल्टर होम के अंदर कई ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो तशद्दुद का निशाना बनी है, जो ज़्यादती, जो हरासमेंट का निशाना बनी है, जो परेशानियों के ज़ुमरे में आ जाती हैं और परेशानी से घिरी हुई हैं, लेकिन आपके शेल्टर होम में वो पुरसुकून बैठी हुई हैं। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, हम पहले भी इस पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं। इस बार आप क्या समझती हैं कि ये चीज़ें बढ़ने की सबसे बेसिक वजह क्या है? देखें, यहाँ पे एक तो जो मोहब्बत की आजकल कहानी चल रही है, मोहब्बत के बारे में बच्चों को मुगालता है, उन्हें पता ही नहीं है कि मोहब्बत क्या चीज होती है। किसी को कैद करने का नाम है या किसी को सपोर्ट करने का नाम है। उन्हें मुझसे मोहब्बत हो रही थी, ना खुलती आंख तो बस हो गई थी। ये मोहब्बत ये मोहब्बत नहीं होती, आंख खुल जाती है। अल्लाह करे वो शादी से पहले खुल जाए, क्योंकि जब वो शादी, हाँ, क्योंकि जब वो शादी के बाद खुलती है कुछ अरसे के बाद, तो अमूमन हमारे यहाँ जो मैरिज कपल से शादी की 1 साल के बाद उनके पास औलाद भी होती है। तो जब वो औलाद होती है तो माँ बाप यानी मियाँ बीवी तो अलग हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप तो अलग नहीं हो सकते। तो अगली नस्ल खराब होती है। एक गलत शादी नस्लों को बर्बाद करती है। माँ बाप की जुदाई अगली नस्ल को बर्बाद करती है। जो औरतें या मर्द दोनों ये कहते हैं कि हम बच्चे को रख लेंगे, ज्यादा अच्छा पाल लेंगे, वो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बच्चे को माँ और बाप दोनों चाहिए। और बच्चा जब अपने घर में अपनी एक फैमिली पिक्चर अपने ज़हन में रखता है ना, तो आप यकीन कीजिए ये जो हम क्रिएटिव राइटिंग करवाते हैं या ड्राइंग करवाते हैं, वो माँ और बाप दोनों की तस्वीर अपनी ड्राइंग में बनाता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप उसके पास से कोई भी एक फर्क छीन लेंगे, माँ या बाप कोई भी, तो वो आधा अधूरा रह जाएगा। हाँ, मैं ये जरूर जानती हूँ कि मैं ऐसी बहुत सारी माओं को जानती हूँ जो बहुत स्ट्रगल करके अपने बच्चों को पालती हैं, किसी मकाम पर पहुंचाती हैं, लेकिन वो भी इस गलत फहमी में ना रहे कि वो बाप की जगह ले सकती है। हाँ, औरत में करेज बहुत होता है, औरत में कुर्बानी बहुत होती है। औरत कमा के और इमोशनली भी अपने बच्चे को पाल लेती है, लेकिन उसके बावजूद कोशिश करें कि बाप को जिंदगी में रहना चाहिए। ठीक है, एक सवाल और यहाँ पर जहन में आ रहा है आपके इसी कॉन्वर्सेशन से कि कहीं कहीं हम ये भी बात कर सकते हैं। जी फरजाना साहब, आप कमेंट करना चाह रही हैं इस पर? बिल्कुल मैं करना चाहिए। देखिए, यही तो खतरनाक सोच है। आई एम सॉरी टू से दैट, जो इन्होंने बात की है। आप मतलब जाके औरतों के ऊपर, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी औरतें हैं जो कि लव मैरिजेस कर रही हैं। हमारे यहाँ तो अरेंज मैरिज ही होती है, ठीक है। कितनी औरतें हैं जो अपनी मर्जी से, कौन सी ऐसी औरत होगी अगर उसका रिश्ता अच्छा है तो वो अपना घर तोड़ना चाहेगी। और ये कहना कि जी औरतें हर सूरत में, यही सोच है ना कि हर सूरत में आप निभाएं। मैं समझती हूँ कि वो बच्चे जो अपने माँ बाप को मारते पीटते हुए बाप को देखते हैं या अपने घरों के अंदर गाली के ट्रॉमा में रहता है, उनकी जिंदगी तो वैसे तबाह हो जाती हैं। वो समाजी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे वो खुद मरीज होते हैं। आप देखिए, पूरी दुनिया में रिसर्च है कि जो बच्चे अपने घरों में वायलेंस होता देखते हैं, उनके अंदर ये रुझान के बड़े होके वो भी वायलेंट होंगे, वो कहीं ज्यादा है। मैं ये समझती हूँ कि इस चीज को ये कह देना कि ये जो रिश्ते जब टूटते हैं, अच्छा रिश्ता वो जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है, जहाँ पे वायलेंस नहीं होता, वहाँ रिश्ते नहीं टूटते। रिश्ते टूटने को आप मसला मत बनाएं, इस चीज को मसला बनाएं, इस चीज की तरफ तवज्जो दें कि रिश्ता टूटता क्यों है। बिल्कुल। अगर एक औरत मार खाती रहती है, फिर जब तक आप तब तक तवज्जो नहीं देंगे, जब तक आपको ये रिपोर्ट नहीं मिलेगी कि शोहर ने या सास ने जो औरत जो है उसको कत्ल कर दिया, उसको जला दिया या उसको मार दिया, तब आप उसकी खबर। आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आलिया साहिबा, आप क्या कहेंगे अगर एक औरत खुला लेती है और अपने बच्चे को अपने साथ रखना चाहती है या अपने हस्बैंड के हवाले कर देती है, तो वो कुर्बानी इसीलिए देती है ना ताकि ये कि किसी भी फर्दर लड़ाई झगड़े से बचा जा सके, इसलिए वो अपने औलाद की कुर्बानी देती है। तो इस पर भी उसी पर ही आगे से लोग पूछते हैं कि तुम्हें अपनी औलाद की कोई परवाह नहीं है क्या, जबकि वो खुद इस चीज़ के शिकार हुई है, उसी जुल्म का शिकार हुई है। आप क्या कहेंगे इस चीज़ पर? देखें, बात इतनी सी है कि जो औरत को बार बार उसकी इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है, तो इंडिपेंडेंस का मतलब भी समझाया जाए। औरत की जिम्मेदारी नहीं है कमा कर लाना,
औरत की जिम्मेदारी है शहजादी मलिका की तरह घर पर रहना, अपने घर को चलाना। हाँ, अगर वो घर में जरूरत है तो भी कमाने जा सकती है, अगर उसकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसमें मियाँ सपोर्ट करे तब भी वो कमाने जा सकती है। लेकिन मैं औरतों से रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा इस जिम्मेदारी को, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पे ना ला दें, ये जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर डालें, ये बोझ, ये जिम्मेदारी मर्दों पर रहने दें कि वो घर का नान नफा सब लेकर आए। और औरत ने अपने आप को इतनी भारी जिम्मेदारी में इसलिए नहीं अटकाना कि मर्द ना तो औलाद पैदा कर सकता है, ना उसमें पालने की वो सलाहियत उस लेवल तक के है, यानी मर्द उस लेवल तक पाल ही नहीं सकता जिस औरत तक लेवल औरत पालती है अपने बच्चों को, अपने घराने को, अपने रिश्तों को। खानदान चलता है औरत पर, औरत के सब्र बर्दाश्त पर। मर्द, मैं इस पे भी बात करना चाहूंगी। जी, पहले आलिया साहब आप अपना मौकफ कंप्लीट करें प्लीज। देखिए, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आजकल के दौर में जिसकी जितनी जरूरत है ना, बस उसकी उतनी ही अहमियत है। इसमें मर्द या औरत को अलग अलग करना मुझे जाती तौर पे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि इसी तरह तो हम दो पार्टियां बना देते हैं, ये औरत का ग्रुप है, ये मर्द का ग्रुप। अरे इंसान की बात करो, इंसानियत की बात करो, मर्द और औरत की क्या बात है। ठीक है, बहुत अच्छा, आपका खूबसूरत पॉइंट आ गया। फरजाना साहब, आप इस पे क्या कमेंट करना चाह रही है? कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ हम इंसान जो है ना, हम इंसान जो है, हम उस औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं। सबसे पहले ये कि हमारी हैसियत को समझा जाए। ये नहीं है कि हम सब इंसान हैं। हम कौन सा इंसान है? अगर हम औरत हैं तो हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी, अगर हम ट्रांसजेंडर हैं तो फिर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज, अगर हम मर्द पैदा हुए हैं तो हमारे पास ये जो जेंडर आइडेंटिटीज हैं ये फैसला करती हैं कि किसको जीने का कितना हक मिलेगा, किसको अपनी जिंदगी पे क्या इख्तियार मिलेगा, किसको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एक इंसान जो है, जो ट्रांसजेंडर होता है, जो वो भी इंसान होता है, लेकिन उसका पैदा होना, इस बात उसका ट्रांस होना जो है, उसकी जिंदगी की जो अपॉर्चुनिटीज है कि उसको तालीम का हक या उसकी सेहत का या उसको माशरे में इज्जत का, तो वो उसको नहीं मिलता है। तो ये ऐसी बातें जो है ना, लफाजी जो है, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। हम इंसान हैं लेकिन हम जेंडर मैं मामले को औरतों को वो, एक सेकंड प्लीज, उनको वो मौके नहीं मिलते हैं। दूसरा ये कहना कि नान नफका जो है वो सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी है। देखें ना, इस वक्त तो पूरा खानदान जो है, जब तक आप औरत को माशी तौर पे बाख्तियार औरत नहीं होगी, देखिए बात क्या है, सिर्फ बात को समझिए कि औरत और मर्द के दरमियान ये कुछ जंग नहीं हम छेड़ रहे हैं, या जंग होने की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि औरत को भी माशी तौर पे बाख्तियार बनाया जाए। ठीक है, अगर औरत माशी तौर पर बाख्तियार होती है तो आलिया साहिबा आप क्या कहेंगी? औरत अगर माशी तौर पर बाख्तियार होना चाह रही है, वो इसी वजह से तो चाहेगी ना कि उसको उसके घर में सफोकेट किया जा रहा होगा, उसको फाइनेंशियली भी और मोरली भी बहुत ज्यादा दबाया जा रहा होगा, इसी वजह से वो सफोकेट होकर बाहर आएगी और वो फिर खुद से कुछ करने की कोशिश करेगी, बजाय इसके कि वो और पिसती रहे। बिल्कुल ऐसे ही है ना, इसी तरह से उसको गुमराह किया जा रहा है। अरे भाई, औरतें अपनी माएँ जो है अपने बेटों की तरबियत इस तरह से करें, उन्हें बताएं कि अपनी जिम्मेदारी उठाइए, और अगर बेटा जिम्मेदारी नहीं लेकिन आलिया साहिबा, जहाँ तक माओ का किरदार है, तो कुछ माएँ तो ऐसी होती हैं वो उनकी शादी में इंटरफेरेंस करने लगती हैं ना, फिर तो वो ये भी चाहती हैं कि साथ में खाना ना खाया जाए। बहुत सारी ऐसी फिर तो ऐसा ही हुआ ना, अगर माँ इंटरफेरेंस कर रही है तो माँ भी तो एक औरत है ना, तो फिर औरत की दुश्मन क्या औरत हुई? आलिया साहिबा जी ये तो यही कहेंगी। मैं बिल्कुल, मेरे जहन में यही है। मैंने अभी एक लफ्ज बोला कि माशरा मर्द नहीं बनाता, मर्द में सलाहियत नहीं है। हाँ, आप मर्द को कटहरे में खड़ा भी कर सकते हैं, आप मर्द से 100 सवाल भी कर सकते हैं, अब उसमें वो सलाहियत ही नहीं है तो आप उससे वो चीजें ले नहीं सकते। औरत के अंदर कुदरती तौर पर ये सलाहियतें मौजूद है, और कुदरत ने माँ बना के भी साबित कर दिया, परवरिश करवा के भी साबित कर दिया। तो माँ ने घर में रह के, मैंने हमेशा कहा, वो घर की नौकरानी नहीं है, वो घर की रानी है। और एक मर्द के साथ रहने से उसको फायदा ये होता है कि 10 मर्दों को उसको यस बॉस नहीं कहना होता जी। वो लेकिन आलिया साहिबा, घर में अगर रानी नहीं बना के रखा जा रहा और कोई और सूरत हाल है, तब तो उसको स्टेप लेना पड़ेगा ना। फिर उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली है। मैं बताऊं, ये जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, या जो माँ बाप की पसंद से बच्चियां शादी करती हैं, मैं तो खैर कहती हूँ कि लव मैरिज करें तभी माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। फिर औरत के पीछे एक पूरा सेटअप होता है, औरत की लावारिस नहीं है, औरत अपने बाप की जो है शहजादी है। मैं इसी पर बात करना चाहूंगी हुमैरा असगर के केस से मुतालिक, क्योंकि उनको उनके फैमिली ने उनके प्रोफेशन की बुनियाद पर अकेला छोड़ दिया था और 8 से 9 महीने उसकी फैमिली ने कोई खबर तक ही नहीं ली कि वो जिंदा हैं कि मर गई। तो चाहे औरत अपनी पसंद की शादी करे या अरेंज मैरिज करे, घर वालों को जो ब्लड रिलेशंस उनको कतई ताल्लुक हरगिज नहीं करना चाहिए, उसकी पूछताछ जारी रखनी चाहिए कि देखें तो वो ससुराल में किस हाल में है।
माशरे ने रिक्वेस्ट की, उनके वालिद उनकी तदफीन में आए, हुमैरा की तदफीन में उनके वालिद आए, क्योंकि जब पूरे माशरे ने कहा कि अब वो इस दुनिया से चली गई, उसे आप माफ कर दीजिए, अब तो उसका अपना अलग अल्लाह ताला की तरफ का हिसाब किताब हो गया, तो वालिद ने माफ किया, वालिद तदफीन में आए। आप बिल्कुल इस बात का अंदाजा कर सकती होंगी कि औरत की जो डेड बॉडी है अगर गैरों के हाथ लग जाए तो कब्र में से भी निकाल के करते हैं, हजारों केसेस हैं। तो जब ये हमारे महरम रिश्ते, और महरम रिश्ते वही हैं जो हमारी इज्जत करते हैं, महरम रिश्ते वही हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, महरम रिश्ते वही हैं जो हमारा साथ देते हैं। अगर उसमें कोई महरम रिश्ता ज्यादती कर रहा है तो उस रिश्ते को पकड़ेंगे आप, ना कि ये कि खूबसूरत सेटअप भी आप तोड़ देंगे, ना कि ये कि इंडिपेंडेंस के नाम पे हम किसी को गुमराह करेंगे। एक सवाल यहाँ पर थोड़ा सा मामले को थोड़ा कूल डाउन करते ताकि मौका दोनों का बारी बारी आ जाए। फरजाना साहबा, आपसे भी ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं आलिया साहबा इसलिए एक सवाल करना चाह रहा हूँ क्योंकि शेल्टर होम रन कर रही है। आलिया साहब, शेल्टर होम जो आप के पास एक फैसिलिटी मौजूद है जहाँ पर जो बच्चियाँ, जो ख़वातीन आती हैं, उनकी कॉमन वजह क्या होती है तशद्दुद की? वो जो एक टेल एंड होता है कि सबके अंदर एक बेसिक चीज़ है कि इस वजह से इस सानहे से या इस हादसे से गुजर कर आ रही है, वो क्या है? देखिए, मैं सबसे ज्यादा फैमिली यूनिट पे बिलीव करती हूँ, फैमिली सिस्टम पे बिलीव करती हूँ, रिश्तों पर बिलीव करती हूँ। मैं समझती हूँ कि जिसकी जिंदगी में रिश्ते नहीं है उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं उसको इतनी तकलीफ देती है कि वो मौत को गले लगा लेता है, वो शख्स ये डिप्रेशन को गले लगा लेता है, ये एंजाइटी को गले लगा लेता है। तो मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े, मैं यही कहूंगी कि फैमिली किसी न किसी सूरत जुड़ी रहे। ठीक है आलिया साहिबा, आपका तो पॉइंट आ गया, लेकिन अगर जो खवातीन जब उनकी शादी होती है तो वो तो अपना घर बसाने ही जा रही है ना, तो वो क्यों चाहेंगी उनका घर टूटे? लेकिन वहां पर कुछ हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से उनको सेपरेट होना पड़ता है या डिवोर्स लेनी पड़ती है, तो फिर वो डेफिनेटली शेल्टर होम्स या फिर अपने वालिदैन के घर वापस जाती हैं, जिस पर भी माशरा उनको एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे माशरे में बेवफाई का एलिमेंट बहुत बढ़ गया है। होता तो ये दोनों तरफ से है, मतलब औरत भी कर सकती है शादी के बाद चीट और मर्द भी कर सकता है, लेकिन मर्द की तादाद इसमें अनफॉर्चुनेटली ज्यादा है। मर्द जब अब किसी भी दूसरे रास्ते की तरफ निकलता है तो औरत घर नहीं तोड़ना चाहती, औरत के अंदर घर बनाने की बहुत ख्वाहिश होती है। मैं उन औरतों को जानती हूँ, मेरे पास वो औरतें आती हैं जो सेक्सुअल उन सारी जगहों पर होती हैं, उन सारी चीजों को कर रही होती है, वैसे कमा रही होती है, और मेरे पास आके कहती हैं कि क्या भाभी मेरी शादी हो सकती है, क्या मेरा घर बच सकता है? तो मैं कहती हूँ फिर दुआ करो कि कोई मर्द इतने बड़े ज़र्फ का हो, क्योंकि मर्द का इस मामले में ज़र्फ भी औरत से कम होता है। वो जब औरत की चीजें देखता है तो उसको अपनाता नहीं है, वो समझते हैं शायद ये कोई इस्तेमाल की चीज है। लेकिन मर्दों की तरफ से जो ज्यादती है, जैसे शादी हो गई, अब फोन पर लगे हुए हैं, वो अगर आपके साथ भी बैठे, क्योंकि ये वो शिकायतें जो शेल्टर में आने वाली औरतें बहुत करती हैं कि आप उनके साथ होते हुए भी तन्हा होते हैं, वो आपको अहमियत नहीं देते, आपकी बात नहीं सुनते, आपका मजाक उड़ाते हैं। एक और चीज मैंने अपने मतलब आसपास देखी है महफिलों में कि घर वालों के साथ बैठ के, ससुराल वालों के साथ बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा तो नंदे बैठी हैं, सास बैठी हैं और वो मजाक बना रहे हैं। ये मजाक नहीं होता, इसको किसी सूरत आप इग्नोर ना करें। और ये जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं ना, वो कोई भी हो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम, और डीप टॉक्स नहीं करते। मत समझते हैं औरत तो कमअक्ल है, औरत के पास शऊर नहीं है, ये सब वो ज्यादतियां हैं, ये साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। फरजाना साहिबा, आप भी दोबारा से इस एक जो सवाल मैंने किया इसके ऊपर जरा कमेंट आपका चाहूंगा, आप एक्सपर्ट राय भी जरूरी है। देखिए, सबसे बात यही है कि ये जो खूबसूरत अल्फाज में लिपटी लिपटाई इस तरह की जो गुफ्तगू आप करवाते हैं, असल में आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि आप माशरे के अंदर इस सोच को बढ़ावा दें। खानदान, देखिए जब हम बात करते हैं सिनफी इंसाफ की, औरत की इज्जत की, तो ये बात नहीं है कि हम खानदान, हम फैमिली ओरिएंटेड नहीं है या हम खानदान तोड़ना। खानदान क्या होता है, फैमिली क्या होती है? फैमिली वो होती है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जब खानदान के अंदर मारपीट शुरू होती है, वो खानदान नहीं रहता। उससे बेहतर यही है कि आप अपनी अलग अलग राय तैयार करें। फैमिली इज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ सपोर्ट एंड लव, ठीक है, एंड केयर। जहाँ पे वो लव केयर खत्म होती है, वो फैमिली होती ही नहीं है, वो खानदान नहीं होता। वो एक जुल्म का एक वो ऐसा अड्डा बन जाता है जिसको हम कह के ना रियासत उसमें अमल और कहते हैं कि औरत ही तो कुर्बानी देनी चाहिए, औरत तो कुर्बानी देकर ही आ रही है ना दूसरे घर में, तो फिर वो मर्द को भी तो साथ में उसको एक्सेप्टेंस, उसकी फैमिली में भी तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये वाली सोच आप प्रमोट करते हैं जो ये खातून कर रही हैं, इनके तो अपने शेल्टर के बारे में बहुत सारे, देखिए एक सेकंड, आप ये सोच प्रमोट करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि मर्द के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो एक अपने बच्चों को जो है उसकी तरबियत में हिस्सा डाल सके या अपने घर को संभाल सके। क्यों?
औरत और मर्द दोनों के अंदर ये कैपेसिटी है। औरत भी काम कर सकती है, मर्द भी घर से बाहर निकल के वो भी एक प्रोफेशनल। आप इस दुनिया में आप पाकिस्तानी औरत को क्या घर की चार दीवारी में बंद करना चाहते हैं कि वो तो सिर्फ घर बैठेगी, बच्चे पैदा करेगी? यही बुनियाद है जिसकी वजह से हम औरतों की तालीम पे खर्च करना नहीं चाहते, उनको हम हुनर सिखाना नहीं चाहते, क्योंकि हमने अपने दिमागों में ये डाला हुआ है कि इसने सिर्फ बच्चे पालने और बच्चे पैदा करने, जिसकी वजह से वो वल्नरेबल होती है, फिर उसकी मारपीट होती है, फिर उसके पास कोई जगह नहीं होती कि वो वहां से निकल के अपने बच्चों को पाल सके या खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा, एक मर्द है, अगर वो घर में फरजाना साहब, एक मर्द है, वो घर में तशद्दुद कर रहा है या फिर वो मुगल्लिज़ात बक रहा है, उसके घर में दूसरी औरतें भी मौजूद हैं, माँ भी मौजूद है, बहनें भी मौजूद है, जो उस लड़की की नंद भी है, और उनका बढ़ावा भी होता है, वो भाभी की बुराइयां भी कर रही होती है। तो इन दी एंड अगर इसको इस सिनेरियो से भी देखा जाए तो एक औरत की दुश्मन तो औरत ही हुई ना, या मर्द अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ अगर खिंच गया है तो वो भी तो किसी मर्द से तो मोहब्बत नहीं कर रहा ना, जाके वो किसी बाहर किसी औरत से मोहब्बत कर रहा है। तो एक औरत की दुश्मन फिर औरत ही हुई ना इस समाज के अंदर, इस माशरे में। ये क्लीशे है कि एक औरत की दुश्मन एक औरत है, ये बिल्कुल क्लीशे है जिसकी जो आप बार बार इस तरह की बात करते हैं। देखिए, जो औरत है वो सारी औरतें तो सिंफी शोर पे बाशोर नहीं होती ना। ये जो अभी जो आलिया साहिबा बात करें, ये वही पेट्रियार्कल थिंकिंग है, ये मर्दाना सोच है जो औरतों के अंदर भी होती है। जब एक सास अपनी बहू की मारपीट करती है, और वो करती है, वो औरत है जो सिंफी तौर पे बाशऊर नहीं है। वो औरत है जो एक पिदर शहाना सोच रखती है, जो अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करेगी कि अगर उसकी 30 साल की भी बेटी है तो वो जो है उसका जो 10 साल का भाई है वो कहेगी कि 30 साल की वो उसके लिए पानी लाए, उसकी खिदमत करे, या वो 30 साल वाली बाहर जाएगी तो वो छोटे भाई तो ऐसी औरतों की तरबियत कैसे होनी चाहिए? मैं वही बात कर रही हूँ। देखिए, ये जो पितर शहाना सोच है, ये सिर्फ मर्दों की नहीं है, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये एक सोच है जो औरतों की भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो बहुत फेमिनिस्ट सिंफी शऊर रखते हैं। सारे मर्द तो ऐसे नहीं है ना, सारे मर्द तो रेपिस्ट नहीं है, सारे मर्द तो अपने घरों में मारपीट नहीं करते ना। हम सिर्फ उन मर्दों की बात करते हैं जो इस सोच के हवाले से। पाकिस्तान में अगर आप पूछें बहुत कामयाब औरतें, अगर आप उनसे पूछें कि वो कैसे कामयाबी के उस सीने पे पहुंची, उन्होंने वो आपको बताएंगे कि उनके पीछे उनके बाप का, उनके भाई का, उनके शोहर का हाथ था, वो उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया है। तो ये नहीं है कि सब मर्द जो है वो जालिम है और सब औरतें मजलूम है। बहुत औरतें जालिम होती हैं, बच्चों को मारपीट करती हैं, बल्कि वो कुछ ऐसी सास ही होती हैं, वो अपने बेटों के दिमाग में ये बात डालती हैं कि भाई इस तरह से इसको रखो, ये इस पे डंडा रखो, इस तरह के अल्फाज सुनने में आते हैं, ताकि जो है ना इससे ये सोच परवान चढ़ती है उन आदमियों में भी कि किस तरह से औरत को सप्रेस करके रखना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शुक्रिया फरजाना साहब हमारे साथ मौजूद थी। आलिया सालिम साहब, आपसे भी कमेंट वो कुछ उस पे काउंटर कमेंट देना चाहेंगी फरजाना बारी साहब की बात पर, या फिर आगे बढ़े हम इस पे सवाल करूं आपसे? नहीं, फरजाना साहिबा जो कह रही हैं बहुत जबरदस्त बात कर रही हैं, और मैं हर एक के बिल्कुल सोच का बहुत ज्यादा मैं एहतराम करती हूँ। बिल्कुल वो एक अच्छी बात कर रही है, क्योंकि माशरे में ये हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं एक शेल्टर होम को लेकर चल रही हूँ, मैं पाकिस्तानी माशरे को बहुत करीब से देखती हूँ, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस तरफ ना लेकर जाऊँ सोसाइटी को जहाँ औरतें बर्बाद हो रही, क्योंकि हमारे माशरे की औरत अभी इतनी मजबूत नहीं है कि उसको वो चीजें दिखाई जाए जिस तक वो पहुंच नहीं सकती। शादी का मतलब सिर्फ खुशी हासिल करना नहीं है, शादी तो एक जिम्मेदारी है। यानी आप एक दूसरे इंसान के लो हाय हर चीज, हर मसाइल को आप हल करेंगे। हमारे यहाँ शादी को एक ख्वाब बना दिया गया है, और ये जो मुकाबलेबाजी है ये मर्द का काम है, ये औरत का काम है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वाकई कुदरती तौर पर औरत में सलाहियत है उसको मर्द बनाना, यानी मर्द को औरत का काम देना, औरत को मर्द का काम देना। अल्लाह ने औरत में सलाहियतें बहुत दी हैं, लेकिन उस पर इस किस्म की बातें करके वो बोझ लाद देना जिसकी उसको जरूरत नहीं है, ये औरत के साथ सबसे बड़ा जुल्म होगा। तालीम के जेवर से औरत को रास्ता होना चाहिए, जायदाद में उसको हिस्सा मिलना चाहिए, शादी में उसकी मर्जी होनी चाहिए, उसके खुराक बेहतरीन होनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कह देना कि अगर उसने तालीम हासिल की है तो वो शादी ना करे, भाई अगर जिसको शादी नहीं करनी, जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना चाहता, या जिसको लगता है कि मेरे अपने अंदर इतना सब कुछ है कि मैं अपने साथ किसी पार्टनर को नहीं देखना चाहता, वो शादी ना करे, चाहे मर्द हो या औरत हो। शादी करने के बाद मुकाबलेबाजी करने का मतलब ये है कि अगली नस्ल को बर्बाद करना। और मैं तो यही जानती हूँ, तूने अच्छा ही किया मुझे गलत समझकर, मैं थक गया था खुद को सही साबित
कर करके। यानी ठीक है। अगर हम माशरे को सिखाना चाह रहे हैं कि रिश्तों को निभाओ, तो बेहतरी इसी में, इस बात को समझ लो। वरना ये एक मिसाल सिर्फ चलो। इन्हीं की नहीं है जो अभी हम हुमैरा की बात कर रहे हैं, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। और जो अपने घर के मर्दों से निकल जाती है ना, यकीन जानिए वो सारी दुनिया के लिए वो चीज बन जाती है कि उसके बाद वो इबरत का निशान बन जाती है। ये लफ्ज़ बिल्कुल, ये सोचने की भी जरूरत है कि हुमैरा इस स्टेज तक कैसे पहुंची। ये भी बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है जो आपने भी रेज़ किया। और ये एक केस थोड़ी है, ऐसे कितने केसेस हैं। अगर उससे पहले भी हम बात करें कि अगर माँ बाप और औलाद अलग हो जाती है और माँ बाप बूढ़े कहीं अपने घर में खत्म हो जाते हैं तो उनका भी नहीं पता चलता। ये कैसी बात है। दोनों तरफ वो जो आयशा साहिबा का केस हमने देखा, वो भी तो अपने बच्चों में विरासत तकसीम करने के बाद अकेली रह गई और फिर उनकी भी मौत का किसी को पता नहीं चला जब तक कि उनकी लाश ना सड़ गई। अब इस वक्त खुला के केसेस कोर्ट में इतने ज्यादा दाखिल हो गए क्योंकि औरतों के जहन में बात डाल दी गई है कि अगर वो तलाक देना चाह रहा है या दे सकता है तो उससे पहले तुम खुला ले लो। अरे जो तलाक दे रहा है उसको पहले पकड़ो, उसको सुनाओ, सोसाइटी उसको बुरा भला कहे, उसको ठीक करे। ना कि हम ये कहें कि वो अगर तलाक देना चाह रहा है तो आप खुला देकर उसको छोड़ दें। यानी बुरे काम में पहल हम करें। क्यों करें हम पहल? और हम क्यों ना अपनी बच्चियों को उनके पैरों पर खड़ा करें। जो हम अपनी बच्चियों को तालीम देते हैं, तरबियत देते हैं, खुराक देते हैं, उन्हें अच्छे बुरे की समझ और शऊर देते हैं, ये इसीलिए होता है कि खुदा न खासकर जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त आएगा तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। वो मोहताज नहीं है किसी की। कोई औरत, कोई बच्ची जब अपने बाप का घर छोड़कर जाती है शौहर के घर, तो उसको अपने बाप के घर में रोटी की कमी नहीं होती, उसके अपने बाप के घर में इज्जत की कमी नहीं होती। एक निजाम है खूबसूरत रिश्ते का कि वो अपने बाप का घर छोड़ के। इसका मतलब तो ये कि अब हम ये भी कहना शुरू कर दें कि बेटी जो है रुखसत होके वहां नहीं जाएगी बल्कि घर दामाद बनाया जाएगा। अरे इन चीजों की जरूरत नहीं है। माशरे में जो गलत कर रहा है उस गलत को पॉइंट आउट करें, उस गलत की हम तस्वीर करें, उसको ठीक करें। ना कि ये बदले की कैफियत है। ठीक है, ये जो आलिया साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और आपके तज़किये का। दोनों मौक़िफ़ सामने आ गया। फरजाना बारी साहिबा का भी मौक़िफ़ सामने आ गया, आलिया सारिम बरनी साहिबा का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। बस इन दी एंड जाते जाते बात यह है कि जिसके जो हुकूक हैं वो अदा किए जाए, जिसका जो फ़र्ज़ है वो भी पूरा किया जाए, तभी ये चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। बिल्कुल। और जहां बात इतनी हद तक के लड़ाई झगड़े पे पहुंच जाए कि जिसका कोई फिर सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस ही का निशाना बन रही हो, तो वहाँ पर बजाय इसके कि मज़ीद और तकलीफ़ उठाई जाए, यही बेहतर है कि दोनों अलग अलग होकर फिर फैसला कर लें। और खुदारा उन NGO से भी और उन प्लेटफॉर्म से भी गुजारिश है मेरी हाथ जोड़ के कि जितने स्लोगन सड़कों पर नजर आते हैं, जितनी चीखो पुकार वो जो इनके सड़कों के ऊपर जुलूस निकलते उसमें होते हैं, खुदारा अगर ये इंटीरियर के एरियाज हैं, पोश इलाकों के अंदर अगर जाके उनकी हेल्प आउट करें तो शायद ये हुमैरा की तरह जो बच्चियां मर जाती हैं या फिर डेड बॉडीज घर से निकलती हैं, तो वो भी हुमैरा के पास भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए था। वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा थी कि वो भी जाकर कह सकती थी NGOs को, हुकूमती सतह पर भी कह सकती थी कि मेरे घर वालों ने मुझसे कट ऑफ कर लिया, मेरे पास किराए देने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास काम करने के लिए मीडिया में काम नहीं है, खुदारा मेरी मदद की जाए। बिल्कुल, वो जाहिर है कि ऐसे स्टेटस पे थी जिसकी वजह से अगर वो दोबारा किसी से जाके कांटेक्ट करती तो वो ये सोचती कि यार मैं तो एक पर्सनैलिटी हूँ, मेरे लिए मेरी इज्जत पे हर्फ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड कर देनी चाहिए थी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।